This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करने से पहले सेकंड चैप्टर जो कि 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है, उसको पढ़ने के लिए जो भी निचली कक्षाओं के कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, क्योंकि इस चैप्टर के टॉपिक्स पढ़े हुए काफी समय हो गया है, उसके बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कराई गई थी, उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ गई थी, तो काफी लंबा एक गैप हो गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको जल्दी से इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करा देता हूं, फिर हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की थी इस चैप्टर की? चर और अचर से, कि चर अचर क्या होते हैं। चर क्या होते थे? जिन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं होता है, जिनका मान बदलता रहता है। और इन्हें हम किससे दर्शाते हैं? इन्हें हम अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अचर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और इन्हें किससे दर्शाते हैं? ये हमारी गणित की जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे भिन्न हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे दशमलव की हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, वह सभी संख्याएं आपकी अचर कहलाती हैं। ठीक है, तो यह हमने देखा था अचर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा था बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? जिस भी व्यंजक में चर, अचर और संक्रियाएं मौजूद हों, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई की घात 3/2 प्लस जेड, यह एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर है। अचर कहाँ है? आपको पता है, इसके गुणा में अचर है और बीच में संक्रियाएं हैं, तो यह आपका एक बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक के बाद हमने देखा था कि आखिर बहुपद क्या होते हैं। अच्छा, बहुपद से भी पहले हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स। तो किसी बीजीय व्यंजक के पद क्या होंगे? जिन भी हिस्सों से आपका बीजीय व्यंजक मिलकर बना हुआ है, उन्हें बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। और पदों को किससे अलग किया जाता है? या तो प्लस के चिन्ह से या फिर माइनस के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। जैसे यदि मैं इसी बीजीय व्यंजक में बात करूं, तो इसमें टोटल कितने पद हैं आप देख सकते हैं। एक हो गया एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस का चिन्ह है यानी कि अलग पद शुरू हो गया है। फिर एक हो गया है आपका वाई की घात 3/2, फिर उसके बाद अलग से आपका प्लस का चिन्ह हो गया है, यानी कि यह भी एक अलग पद है। और तीसरा आपका हो गया है जेड। तो आपके कितने पद हो गए? आपके 3 पद हो गए, एक्स स्क्वायर, वाई की घात 3/2 और जेड। यह आपके 3 पद हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कि आखिर समान पद और असमान पद क्या होते हैं। समान पद और असमान पद। समान पद में हमने क्या कहा था? समान पद कौन से होते हैं? ऐसे पद जिनमें चर समान हो और चरों की घातें भी समान हो। चर समान और चरों की घातें भी समान, यदि ये दोनों चीजें हैं, तब तो वह पद कहलाएंगे आपके समान पद। अदरवाइज आपके वह पद कौन से कहलाएंगे? असमान पद कहलाएंगे। ठीक है, यदि इनमें से कुछ भी चीज नहीं होती है, चाहे चर समान नहीं है, चाहे चरों की घातें समान नहीं है, तो वह आपके असमान पद कहलाएंगे। अच्छा, अब पदों को किस प्रकार से, उसके बाद हमने देखा था बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव, उदाहरण के लिए 3x + 2x + 2y। इसमें हमने देखा था हम किन किन को जोड़ सकते हैं? हम केवल समान पदों को जोड़ और घटा सकते हैं, असमान पदों को जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें यह दिया गया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? 3x और 2x, इसको देखिए आप, इन दोनों में समान पद हैं क्या? ये बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में चर समान है x x और चरों की घातें भी समान है 1 1। तो क्या हो गया? ये दोनों समान पद हैं, तो इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ेंगे? 3x + 2x, 3 और 2 कितने x हो जाएंगे? 5x। या फिर आप कॉमन लेकर भी जोड़ सकते हैं। कैसे? 3x + 2x, इसमें x को कॉमन लिया, 3 + 2 क्या आ जाएगा? x × 5 = 5x।
तो क्या हो गया 5x प्लस 2y। अब इन दोनों पदों को देखिए, ये दोनों पद कैसे हैं, ये दोनों पद आपके असमान हैं क्योंकि इनके चर अलग अलग हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसको और आगे जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों पद असमान हैं। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो जब भी आपको बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना हो, आप केवल समान पदों को ही जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि बहुपद क्या होता है। बीजीय व्यंजक में यदि चरों की जो घातें हैं वह पूर्ण संख्या है, बीजीय व्यंजक में चरों की घातें यदि पूर्ण संख्या है तब तो वह बीजीय व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के लिए जो हमें यह बीजीय व्यंजक दिया गया है इसी में हम देखते हैं, इसमें चर क्या क्या है, x है, y है और z है। चर की घात क्या है, x की घात है 2, y की घात है 3/2 और z की घात है 1। तो देखिए क्या इसमें सभी चरों की घातें जो हैं वह पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। आप देखेंगे तो y की जो घात है वह 3/2 है, भिन्न के रूप में है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो आपको बीजीय व्यंजक और बहुपद में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बहुपद को हमने पदों के आधार पर विभाजित किया था, पदों के आधार पर हमने बहुपद को विभाजित किया था। कितने हिस्सों में, हमने मुख्यतः 4 हिस्सों में इसे विभाजित किया था। पहला कौन सा था, पहला था आपका एक पदी जिसे हमने इंग्लिश में कहा था मोनोमियल। ठीक है। दूसरा कौन सा था, द्विपदी जिसे हमने क्या कहा था, बाइनोमियल। तीसरा था हमारा बहुपद त्रिपदी जिसे हमने क्या कहा था, ट्राइनोमियल। और उसके बाद 3 पद के अलावा जो और बाकी के बहुपद होते हैं उन्हें हम सिंपल बहुपद ही कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें पॉलिनोमियल ही कहते हैं। अब देखिए जैसा कि इनको नाम से आपको पता लग रहा है कि यदि किसी बहुपद में एक पद है तो वह क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2x दिया गया है तो आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक ही पद है। ठीक है। तो यह हो गया आपका एक पदी। जिसमें 2 पद होंगे वह कहलाएगा आपका द्विपदी। उदाहरण के तौर पर 2x माइनस वाई, यह हो गया है आपका द्विपदी। फिर आता है आपका त्रिपदी, यदि किसी बहुपद में 3 पद हैं तो वह कहलाएगा त्रिपदी। उदाहरण के तौर पर 2x माइनस वाई प्लस 7, यह हो गया आपका त्रिपदी। और यदि किसी भी बहुपद में 3 से ज्यादा पद हैं, 3 से अधिक पद हैं तो वह क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा साधारण। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2x माइनस वाई प्लस 7 माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 पद हैं तो यह आपका सिंपल बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने देखा था बहुपदों का आपस में गुणन, यानी कि एक पदी को एक पदी से कैसे गुणा करते हैं, एक पदी को द्विपदी से, एक पदी को त्रिपदी से कैसे गुणा करते हैं, द्विपदी को त्रिपदी से, द्विपदी को द्विपदी से, ये सभी गुणन हमने देखे थे। अच्छा, अब गुणन को करने के लिए हमने कौन से इंपॉर्टेंट नियम देखे थे, हमने मुख्यतः 2 इंपॉर्टेंट नियम देखे थे। पहला था आपका a की घात m गुणा a की घात n, यदि आपके आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। और दूसरा नियम क्या था कि यदि आपकी घातें समान हैं, यदि आपकी घातें समान है, आधार अलग अलग हैं और गुणा में है तो आपकी घातों का गुण, तो आपके आधारों का गुणा हो जाएगा और उन पर एक कॉमन घात लग जाएगी ब्रैकेट के ऊपर m। ठीक है, वही सेम घात लग जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम सॉल्व करना चाहें तो एक पदी का एक पदी से गुणन देखते हैं। मान लीजिए 2x गुणा x है या फिर 2x गुणा 3x है। तो कैसे सीखा था हमने, सबसे पहले संख्याओं का संख्याओं से गुणा करें। तो 2 का गुणा 3 से किया तो क्या आ गया 6, x का गुणा x से किया तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला, x गुणा x। तो यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो क्या हो जाएगा x की घात 1 प्लस 1
यह हो जाएगा x की घात 2। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 6x²। ठीक है, इस तरीके से आप एक पदी का एक पदी से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा था, मान लीजिए हमें एक पदी का गुणा करना है द्विपदी से। यह एक द्विपदी है 3x + 1। तो इसका कैसे गुणा करेंगे, आपको बताया था कि यदि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इसका प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो 2x का आप 3x से भी गुणा करेंगे, 2x का आप प्लस के 1 से भी गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही यही है, इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से आप गुणा करें। तो 2x का गुणा 3x से करते हैं, 2x × 3x, बीच में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2x गुणा 1। तो क्या हो जाएगा 2x गुणा 1। अच्छा, 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x गुणा 3x प्लस 2x गुणा 1। 2x गुणा 3x हमने निकाला था, क्या हो गया है 6x² प्लस 2x गुणा 1 क्या हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से यह आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर 6x² ना आकर केवल 6x आता, तो इसके बाद हम क्या और सॉल्व कर पाते, बिल्कुल सॉल्व कर पाते। हम कहते कि ये दोनों समान पद आ गए हैं 6x और 2x, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6x और 2x कितने हो जाते, 8x हो जाता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता 8x। लेकिन क्योंकि अभी हमारा क्या आया है 6x नहीं आया है, 6x² आया है, तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों असमान पद हैं, क्योंकि चरों की घातें अलग अलग हैं। ठीक है, तो अभी के लिए केवल यही हमारा उत्तर होगा। अब मान लीजिए इस एक पदी का हमें त्रिपदी से गुणा करना हो, 2x का गुणा करना है 3x + 1 + y से। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट में अब 3 पद उपस्थित हैं, तो 2x का गुणा 3x से भी होगा, प्लस 2x का गुणा 1 से भी होगा, और 2x का गुणा y से भी होगा। ठीक है, यह मैं करके नहीं बता रहा हूं पूरा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप समझ गए हैं, जैसा हमने द्विपदी से किया है सेम ऐसा ही त्रिपदी से, त्रिपदी के तीनों ही पदों से 2x का गुणा होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं द्विपदी का द्विपदी से गुणा हो तो कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2x + y और यहाँ पर क्या लिखा है 3x - z। तो इस बार दोनों पर ही क्या है, दोनों के ऊपर ही ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का गुणा आपको इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें मैं लेता हूं पहला वाला पद 2x। 2x का गुणा मैं इस पूरे से करूंगा, तो 2x का गुणा पहले करता हूं 3x से, तो 2x गुणा 3x। ठीक है, उसके बाद 2x का गुणा करता हूं मैं माइनस के z से, तो -2x गुणा z। ये जो z माइनस का है ना, इसका माइनस मैंने यहाँ पर आगे लगा दिया है। ठीक है, या फिर यदि आप लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, प्लस 2x गुणा माइनस का z। ठीक है, तो आप देखेंगे 2x का गुणा तो इन दोनों पदों से हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस y का गुणा करते हैं अब इन दोनों ही पदों से, तो प्लस y गुणा 3x और प्लस का y गुणा माइनस का z। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का गुणा इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से हो गया है। ठीक है, इसके बाद आप इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गुणा करके। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमने बीजीय व्यंजकों का गुणन देखा था। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से y और n लिखकर बताइए यदि क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से।
ईमानदारी से बताना है बेटा। यदि समझ में आ गया है तभी वाई लिखें, यदि समझ में नहीं आया है तो एन लिखें। कुछ बच्चे कमेंट में आंसर नहीं कर रहे हैं, आप बताइए क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। हाँ जी अभिमन्यु सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, सुमन वर्मा के नाम से स्टूडेंट का एक बार नाम पूछ लीजिए। ठीक है, पहले आप अपनी एक मिनट, सुमन वर्मा के नाम से कौन स्टूडेंट है बेटा? आप एक बार अपना नाम बताएंगे, कमेंट में लिख दीजिए सुमन रेणुका। वर्मा की आईडी। ठीक है सर, रेणुका है इनका नाम। सभी बच्चे कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए ये सब हमने पिछली क्लास तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए यदि आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा बनना है तो आपको अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं उनमें से कम, वैसे तो आपको सारे ही कॉन्सेप्ट आने चाहिए, लेकिन कम से कम दो कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आने चाहिए। यदि वो दो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं तो आप इस चैप्टर में अच्छे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास परसों होगी, जो भी आपको आज पढ़ाया जाएगा वह तो रिवाइज करना ही है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप पिछली क्लासेज में पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें, और यदि आप सभी टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको दो टॉपिक तो रिवाइज करने ही हैं। वह कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव, एक तो आपको यह टॉपिक आना चाहिए, दूसरा आपको आना चाहिए बीजीय व्यंजकों का गुणन। बीजीय व्यंजकों का गुणन, ठीक है, अभी आपको रिवाइज भी करा दिए गए हैं। यदि बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव करना है तो आप कौन से मेथड से करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? समान और असमान पदों का, समान पद और असमान पदों का इसमें उपयोग होगा। ठीक है, क्योंकि केवल किन्हें हम जोड़ और घटा सकते हैं? समान पदों को जोड़ और घटा सकते हैं। और यदि आपको बीजीय व्यंजकों का गुणन सीखना है तो उनके लिए आपको यह दोनों नियम, और इन दोनों में भी यह नियम पहला वाला सबसे ज्यादा यूज में आएगा। ठीक है, तो यह दोनों कॉन्सेप्ट तो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यह आपको हर हाल में आने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखिए पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे आपको बता दिया गया है। वैसे बीजीय व्यंजकों के गुणन पढ़ रहे थे हम, इसमें हमने द्विपदी का द्विपद से गुणा देखा था और हमने इसमें द्विपदी का त्रिपद से गुणा देखा था। ठीक है, अब इस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, द्विपदी का द्विपद से गुणन है, यह आपको सॉल्व करना है और इसका पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो कि ट्राई नहीं करे। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। -2y - a गुणा 2y+z, दोनों पे ही आप देख सकते हैं, दोनों ही पे ही ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि पहले के प्रत्येक पद को दूसरे के प्रत्येक पद से गुणा करना है। द्विपदी का द्विपद से गुणा है, हमने अभी देखा भी था। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। किन्हीं 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करना है। तीन स्टूडेंट रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में करना है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटा सभी बच्चे। -2y-1 इंटू 2y प्लस जेड। ठीक है, तो देखिए इसमें के ऊपर भी ब्रैकेट है, इसके ऊपर भी ब्रैकेट है, यानी कि इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का गुणा इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -2y का गुणा करते हैं। तो -2y का गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 2y से भी करेंगे। तो -2y इंटू 2y, और -2y का गुणा फिर किससे करेंगे, इस प्लस के जेड से भी करेंगे। तो -2y गुणा जेड। ठीक है, तो यह तो हो गया -2y का 2y प्लस जेड से गुणा। उसके बाद क्या है, माइनस का 1। तो आइए इस माइनस के 1 का भी गुणा करते हैं। -1 का गुणा पहले करेंगे 2y से, तो -1 गुणा 2y, और फिर -1 का गुणा किससे करेंगे, प्लस के जेड से। तो -1 गुणा प्लस का जेड। ठीक है, हमने यहां तक लिख लिया है। अब देखिए इसके बाद सॉल्व करते हैं। -2 इंटू 2 क्या हुआ, -2 इंटू 2 संख्याओं का गुणा करें तो माइनस का 4, क्योंकि -2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। y का गुणा y से करेंगे तो जैसे अभी आपको बताया था ना, x गुणा x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। वैसे ही आप निकाल सकते हैं y गुणा y क्या होगा, y की घात 1 गुणा y की घात 1। तो कैसे लिखेंगे, y की घात 1 प्लस 1, क्योंकि आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या आएगा, y की घात 2। तो -4y²। ठीक है, तो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया है। उसके बाद माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे लगाया माइनस। 2y इंटू जेड, तो 2y इंटू जेड क्या हो जाएगा आपका, 2yz। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जेड को हम लिख सकते हैं 1z, क्योंकि एक को हम लिखते नहीं है, आगे एक लिखा हुआ है। तो 2 गुणा 1 क्या होगा, 2 होगा, और y गुणा जेड क्या होगा, yz। ठीक है, माइनस 1 गुणा 2y, तो क्या होगा, 1 गुणा 2y, किसी भी संख्या का 1 से गुणा करें वही संख्या आती है। तो -2y। अब -1 गुणा जेड क्या होगा, माइनस का जेड। तो हमारे पास क्या उत्तर आ गया, माइनस का 4y² -2yz -2y माइनस जेड। यह हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा जिस जिस भी बच्चे का गलत हुआ है बेटा, उन्हें बहुत ही ध्यान से देखना है कि उन्होंने कहां पर गलती की है, कहां पर मिस्टेक हुई है, और वह गलती को दोहराना नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल।
एक चर वाले बहुपद। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि बहुपद क्या होते हैं। हमें पता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित सभी चरों की जो घातें हैं वह पूर्ण संख्या है, बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले का मतलब क्या हो गया, उस बहुपद में केवल एक चर होना चाहिए, एक से ज्यादा चर नहीं होने चाहिए, तो वह कहलाएंगे आपके एक चर वाले बहुपद। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2x + 5। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या यह एक बहुपद है क्या। देखिए केवल एक ही चर है x, उसकी भी घात कितनी है 1, जो कि एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह बहुपद तो है, और क्योंकि इसमें चर कितने हैं, केवल एक ही चर है x, तो इसका मतलब यह एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ हमारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि चरों की संख्या कितनी है, और यह भी बताना है साथ ही साथ कि क्या यह एक चर वाला बहुपद है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, x + 1। इसमें कितने चर हैं, इसमें केवल एक चर है x, और इसकी घात कितनी है, x की घात 1 है, एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक चर वाला बहुपद होगा। तो बिल्कुल यह एक चर वाला बहुपद है। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया गया है, हमारे पास एक बहुपद तो दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए तीन चर हैं, एक z है, एक x है और एक y है, तो टोटल तीन चर हैं। तो क्या यह एक चर वाला बहुपद है, बिल्कुल नहीं, यह तीन चर वाला बहुपद है, तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन में आप बताइए इसमें चरों की संख्या कितनी है। कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को। x² - 2x, x² - 2x + 1, इसमें चरों की संख्या कितनी है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखिए किसी दूसरे बच्चे का आंसर आप कॉपी नहीं करेंगे, जो भी उत्तर आपको ठीक लगता है वही आपको आंसर करना है। ठीक है, लगभग सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें दो चर हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा मुझे कि इसमें कौन कौन से दो चर उपस्थित हैं, कोई भी बच्चा। हाँ जी, रामाजुन और कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने हैंड रेज किया है, बताइए आपको कहना है क्या कुछ। सर मैं बताऊं, ये इसमें दो पद कौन से हैं? दो पद नहीं बेटा, दो चर कौन से हैं। हाँ जी बताइए, दो चर कौन कौन से हैं इसमें। एक तो x² और एक 2 के साथ जो x है वो। ठीक है, अच्छा जय हरियाणवी की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने लिखा है एक, आप बताएंगे कैसे है एक चर। अनम्यूट करके बता सकते हैं। आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए बिल्कुल इसमें कितने चर हैं, इसमें हमारा केवल एक चर है, इसमें दो चर नहीं है। चर तो केवल यही होता है, चर तो x ही है हमारा, चरों की घातें अलग अलग हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, केवल चरों को देख रहे हैं। तो इसमें कितने चर हैं, केवल एक चर है x। ठीक है, हाँ यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, लेकिन घात से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल देखना है चर कितने हैं। तो पूरे बहुपद में केवल एक चर है x। ठीक है, तो आपका कितने चरों की संख्या क्या हो गई है, x, और बिल्कुल यह हमारा एक चर वाला बहुपद होगा, क्योंकि इसमें एक ही चर है x। हाँ, यदि इसकी जगह ऐसा लिखा होता x² -
2y + 1, तब हम कहते हैं इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y है, लेकिन अभी इसमें x ही लिखा है तो यह हमारा एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, देखिए आपको चीजों को मिक्स नहीं करना है आपस में। अभी हम पूछ रहे हैं चरों की संख्या, कुछ बच्चे शायद सोच रहे हैं पदों की संख्या। पद अलग चीज होती है, चर अलग चीज होती है। यदि आपसे पदों की संख्या पूछी जाती है तो पद क्या होते हैं? पद वो हिस्से होते हैं जिनसे मिलकर पूरा बहुपद मिलकर बना होता है और इन्हें प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। तो यदि आपसे पदों की संख्या पूछी जाती तो कितने पद होते? 3 पद होते। एक होता x², एक होता -2x और एक होता +1। तो आपके 3 पद होते। लेकिन अभी आपसे चरों की संख्या पूछी गई है तो चर आपके केवल एक होंगे। ठीक है, तो आपके दो एक चर वाले बहुपद हैं लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। चलिए अभी आपको क्वेश्चन नंबर 48 यह सॉल्व करना है और इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। Which of the following is not a polynomial in one variable? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करें। चार बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें पहचानना है एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे तो एक चर वाला, देखिए इसमें भी एक चर है x है केवल, इसमें भी एक चर है y है केवल, इसमें भी एक चर है z है केवल, इसमें भी एक चर है t है केवल। ठीक है, तो चारों में है तो एक ही चर। अब हमें देखना है कि बहुपद नहीं होना चाहिए एक चर वाला। तो एक, देखिए अच्छा ऐसे समझिए, एक चर वाला बहुपद, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी। एक तो होना चाहिए एक चर और दूसरी चीज वह बहुपद होना चाहिए। अब यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है उसमें आपका दिया गया है √t। तो √t का मतलब क्या है आपको बताया है, अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2।
यानी कि इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा टी की घात 1/2 प्लस 11। तो यहाँ पर जो टी की घात है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, और जब एक पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब यह बहुपद ही नहीं है। और हमें यही बताना था कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन सेम है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। अच्छा, पहले नहीं पूछा था, अभी पूछा है कौन सा एक चर वाला बहुपद है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका भी, क्वेश्चन नंबर 49 का। आपको बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है। अच्छा देखिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसमें है ना। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, कुछ बच्चों ने वैसे आंसर कर दिया है, 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे। देखिए इसमें ऑप्शन सी यह है, यहाँ पर जनरली हमारा ऑप्शन बी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी है और यह वाला ऑप्शन बी है। यह वाला आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए जो भी बच्चे अभी पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है कौन सा एक चर वाला बहुपद है। कौन सा एक चर वाला बहुपद है। ऑप्शन ए को देखते हैं। एक्स पे अंडर रूट लगा है, इसका मतलब एक्स की घात कितनी हो गई, एक्स की घात हो गई, इसका मतलब 1/2। तो एक्स की घात क्या पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, एक्स की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन ए हमारा बहुपद नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्योंकि डी में तो दिया गया है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब बात आती है ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में। कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को ऑप्शन बी में कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको ऑप्शन सी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए इसमें एक ही चर है एक्स, और उस चर की घात भी कितनी है, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है एक्स की घात 1। दोनों पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह बहुपद भी है, और इसकी घात, इसमें चर भी कितने हैं, केवल एक ही चर है एक्स। तो इसका मतलब यह हमारा एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चों को ऑप्शन बी में कंफ्यूजन हो। तो देखिए जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी। मान लीजिए एक्स की घात है -2, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/,
एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे यहाँ पर, अच्छा अब इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 1/x² लिखा है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिख कर दिया गया है, 1/x² प्लस 3x प्लस 10। इसकी घात क्या है, इसकी घात यहाँ पर 1 है। तो इसको यदि मैं नॉर्मल तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, x² प्लस 3x प्लस 10, इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ में आया क्या, यह क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? समझ में आया तो वाई लिखें, नहीं आया है समझ में तो एन लिखेंगे जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से, कमेंट करके बताइए क्या आपको यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। हाँ जी, बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अभी हम देखिए एक टॉपिक हम जल्दी से, वैसे बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से एक बारी हम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है, वही हमारी बहुपद की घात भी कहलाती है। तो इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें, एक बहुपद की घात, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है, यानी कि चर की अधिकतम घात जो होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर 4x² माइनस 3x प्लस 7 यह दिया गया है, इसमें चर क्या है, x। अब चर की यहाँ पर घात है 2 और यहाँ पर चर की घात है 1, तो x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है। तो चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है। तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की यदि मैं घात बताऊं तो कितनी घात आएगी, इस पूरे बहुपद की 2 घात होगी। तो चर की अधिकतम घात उस बहुपद की भी घात कहलाएगी। ठीक है, चलिए अभी हमको बताना है, देखिए ये वाला एग्जांपल तो सॉल्व कर लिया, इसमें चर की अधिकतम घात क्या थी, 2, तो इसका मतलब बहुपद की भी घात क्या हो गई, इसमें 2। ठीक है, अब उसके बाद चलिए सेकंड और थर्ड एग्जांपल। सबसे पहले आप सेकंड एग्जांपल में बताएंगे इसमें बहुपद की घात क्या होगी, कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए सेकंड एग्जांपल में। जिन भी बच्चों को नहीं दिख रहा है मैं लिख देता हूं, z की घात 10 प्लस z की घात 7 प्लस 5, यह आपका सेकंड एग्जांपल है, इसमें बहुपद की घात क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसमें आप देख सकते हैं चर क्या है, चर z है, और z की अधिकतम घात क्या है, 10। तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 10। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है, y+1, इसमें चर क्या है, y एक ही है, और इसकी अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर केवल एक ही घात है। तो बहुपद की भी घात क्या हो जाएगी, एक घात हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2, 10 और 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी? पोल सेक्शन में आपको बताना है, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी क्या?
सभी बच्चे ध्यान से सोचें, फिर अपना आंसर करें पोल सेक्शन में। किन्हीं 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। आंसर करें पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अच्छा चलिए, जो भी आपने पोल सेक्शन में आंसर किया है एक बारी कमेंट में लिखेंगे सभी बच्चे। एक बारी यदि आपने आंसर ए किया है तो ए लिखेंगे, बी किया है तो बी लिखेंगे, जल्दी से। सभी बच्चे जो भी आपने पोल सेक्शन में आंसर किया है एक बारी कमेंट में लिखिए। अच्छा ठीक है, चलिए इसे मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए हमसे पूछा गया है क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी क्या। तो बहुपद की घात क्या होती है, पहले आप ये देखिए। बहुपद की घात होगी चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात क्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी क्या। बिल्कुल हमेशा पूर्ण संख्या ही होगी, क्योंकि यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तब तो वह बहुपद ही नहीं होगा। तो फिर तो हम बहुपद की घात की बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह बहुपद ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए x की घात 10 प्लस x की घात 7 प्लस 5। एक हमें यह दिया गया है और एक हमें दिया गया है y की घात 5.5 प्लस y की घात 3 प्लस 7। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बहुपद की घात क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात है 10, तो बहुपद की भी घात हो गई 10, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन इसमें जो चर की अधिकतम घात है वह क्या है 5.5, तो इसका मतलब यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद भी नहीं होगा। और जब बहुपद ही नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि बहुपद की घात इसमें 5.5 होगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद की घात निकालने से पहले यह भी चेक कर लें कि क्या वह बहुपद भी है। ठीक है, ऊपर वाला बहुपद है तो इसकी हम घात भी लिख सकते हैं, नीचे वाला बहुपद नहीं है तो इसकी घात हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बहुपद की घात किस पर डिपेंड करती है, चर की अधिकतम घात पर। और चर की अधिकतम घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी यदि उसे बहुपद होना है तो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट का डाउट है तो आप डाउट पूछ कर जाएंगे, क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, और यदि कोई भी डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। कल आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, उसको आपको देखकर आना है, एक बार क्लास को रिवाइज जरूर करके आना है।